नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11वीं में ये हिंदी के विविध रूप इनके बारे में थोड़ा आज पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है हिंदी के विविध रूप, वो आपके जो पाठ्य पुस्तक है आपका हिंदी का, उसके अंदर चौथे चैप्टर के बाद ये एक ऐसा टॉपिक है वो वहाँ आता है। इनका ऐसा दिया गया है कि हिंदी के विविध रूप। आज हम हिंदी के विविध रूप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो हिंदी के विविध रूप इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया है और ये हिंदी के विविध रूप कौन कौन से है और वहाँ किस किस का जिक्र किया गया है, किस किस रूप का जिक्र किया गया है, वो आज हम इनके यहाँ इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम वो हिंदी के विविध रूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारा भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ बंगला, असमिया, उड़िया, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। ये जो हमारा देश भारत देश है वो बहुभाषी देश है, यानी कि बहुत सारी भाषा यहाँ बोली जाती है। तो इसमें हमने जिक्र किया बंगला, असमिया, उड़िया, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, सिंधी, पंजाब इत्यादि भाषाएं यहाँ इस भारत देश में बोली जाती है, क्योंकि हमारा देश वो बहुभाषी देश है। हिंदी देश के एक बड़े भूग भाग में बोली जाती है। ये हिंदी भाषा है वो इस भारत देश की भूमि के बड़े भाग में वो बोली जाती है, यानी कि बहुत सारी जगह है ये हिंदी भाषा बोली जाती है। हम जिसे आज हिंदी कहते हैं, वास्तव में वह हिंदी की एक बोली यानी कि खड़ी बोली का विकसित रूप है। यह दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के आसपास बोले जाने वाली बोली है। इसे खड़ी बोली में अन्य बोलियों में तत्वों का संयोजन करके हिंदी भाषा बनी है। ये जो हमने आगे देखा बहुभाषी, बहुभाषी यानी कि बहुत सी भाषाएं बोलने या जानने वाला, ये हमारा देश है वो बहुभाषी यानी कि बहुत सी भाषाएं बोलने या जानने वाला देश, जिनको हम बहुभाषी कहते हैं। और हमने एक देखा कि हिंदी देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है। भूभाग यानी कि भूखंड, प्रदेश, बहुत सारे प्रदेश में ये हिंदी भाषा बोली जाती है। और जिसे हम आज हिंदी कहते हैं, वास्तव में एक हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली का विकसित रूप है। और यह दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के आसपास बोले जाने वाली बोली है। इस खड़ी बोली में अन्य बोलियों के तत्वों का संयोजन, संयोजन यानी कि आवश्यक वस्तुओं का जुगाड़, इस जुगाड़ करना, संयोजन यानी कि आवश्यक वस्तुओं का जुगाड़ करना, जिनको हम संयोजन करते हैं और उससे हिंदी भाषा बनी है। आगे देखते हैं। हिंदी में कुल 18 बड़ी बोलियां हैं जो उसे बोले जाने वाले क्षेत्र के लोगों की मातृभाषा है। ये हिंदी भाषा है वो कुल 18 बड़ी बोलियों है। तो ये हिंदी भाषा है वो जो ये यानी कि जो प्रदेश में ये हिंदी भाषा बोली जाती है वो 18 जिनको हम कहते हैं, वो 18 बड़ी बोलियों है जो बोले जाने वाले क्षेत्र में लोगों की मातृभाषा है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जिनकी मातृभाषा ये हिंदी ही है। जैसे यहाँ उनका नाम भी दिया गया, जैसे हरियाणी,
ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली इत्यादि। ये जो 18 प्रकार की जो बड़ी बोलियां है हिंदी की, वो यहाँ, और इसी क्षेत्रों में लोगों की मातृभाषा है, उनका यहाँ नाम दिया गया है। हरियाणी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली इत्यादि का इसमें समावेश होता है। बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का विस्तृत। बोलने के क्षेत्र की दृष्टि से हिंदी को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं। ये जो बोलियों का क्षेत्र है वो वहाँ सीमित रखा गया है, फिर भी ये जो भाषा का विस्तृत बोलने का क्षेत्र है, वो उसकी दृष्टि से हम देखें तो हिंदी को 3 रूपों में हम समझ सकते हैं। कौन कौन से 3 रूपों में समझ सकते हैं, देखते हैं हम आगे। यहाँ पहला है क, जनपदीय, आचलिक। दूसरी है राष्ट्रीय, और तृतीय ग है अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो क है, जनपदीय आचलिक, यानी कि आचलिक यानी कि जिसका संबंध किसी अंचल या क्षेत्र से विशेष हो, उसे हम आंचलिक कहते हैं। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र या राष्ट्रों के बीच होने वाले, राष्ट्र या राष्ट्रों के बीच होने वाले जो भी यहाँ हिंदी भाषा का यहाँ जो 3 प्रकार में हमने देखा, उसमें हमने जनपदीय आंचलिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 3 प्रकार की देखी। इसमें पहला नंबर है जनपदीय। तो ये जो क है, जनपदीय, इनके बारे में पहले हम जानते हैं। जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, वह बड़ा व्यापक है। जनपदीय आंचलिक यानी कि जिसे हम हिंदी भाषी का हम क्षेत्र कह सकते हैं, वो सॉरी, वो वहाँ उसका बड़ा व्यापक है। व्यापक यानी कि सर्वत्र फैला हुआ, विस्तृत जिनको हम कहते हैं। तो उसका विस्तृत यानी कि सर्वत्र फैला हुआ है। जैसे भौगोलिक दृष्टि से एक और उत्तरांचल प्रदेश के से लेकर हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश से दक्षिण में छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ये जो हिंदी भाषा के बारे में यहाँ बात की गई, अगर भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो उत्तरांचल प्रदेश से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक है। और दूसरी ओर देखें तो हम उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और दक्षिण में छत्तीसगढ़ तक ये हिंदी भाषा का क्षेत्र विस्तृत यानी कि व्यापक सर्वत्र फैला हुआ है। यहाँ के निवासी अपने अपने क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, औपचारिक रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के निवासी, वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी दैनिक व्यवहार में, जिनको हम दिनचर्या कहते हैं, वो दिनचर्या के व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में वो अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से हम देखें तो वो हिंदी का ही ज्यादा से ज्यादातर प्रयोग करते हैं। इस रूप में हिंदी की बोलियां जनपदीय भाषा की भूमिका निभाती है। इस विस्तृत भूभाग से बाहर देश के बड़े नगरों में हिंदी का एक अलग रूप ही दिखाई देता है, जिस पर स्थानीय भाषा की शब्दावली, रूप रचना का प्रभाव दिखाई देता है। ये जो
विस्तृत भूभाग के बारे में बात करें तो बाहर के देश के भी बड़े नगरों में हिंदी का एक अलग रूप हमें दिखाई देता है, जिस पर स्थानीय भाषा की शब्दावली देखे या रूप रचना कुछ भी देखे तो उसका प्रभाव हमें वहां दिखाई देता है कि हम जैसे हिंदी को उन शहरों का नाम पहचानते हैं, जैसे बम्बईया जिनको हम मुंबई कहते हैं हिंदी में, कलकतिया जिनको हम कोलकाता कहते हैं हिंदी में, हैदराबादी जिनको हम हैदराबाद कहते हैं हिंदी आदि, यानी कि हैदराबाद, बिदर, गुलबर्गा आदि में बोले जाने वाली हिंदी को दक्कनी यानी कि दक्षिणी दखनी हिंदी भी कहते हैं। ये जो हिंदी भाषा है उनके नाम से पहचानते हैं, उनके शहरों के नाम से हम पहचानते हैं, जिसमें हमने देखा बम्बईया जिनको हम मुंबई कहते हैं हिंदी में, कलकतिया जिनको हम हिंदी में कोलकाता कहते हैं, हैदराबादी जिनको हम हिंदी में हैदराबाद कहते हैं आदि, जिसमें हैदराबाद, बीदर, गुलबर्ग, गुलबर्गा वही उसके आदि में हम बोले जाने वाली हिंदी भाषा को दक्कनी और यानी कि दक्षिणी हम हिंदी में भी उसको कहते हैं। ये हमने जनपदीय और आंचलिक जो हिंदी भाषा का हमने आगे तीन रूप के क्षेत्र की दृष्टि से हमने तीन रूप देखे, इसमें पहला जनपदीय आंचलिक के बारे में हमने पढ़ा। तो हम ये जो दूसरा है ख है राष्ट्रीय, और तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में हम आगे हिंदी के बारे में हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो ख राष्ट्रीय, राष्ट्र हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित है। ये जो हिंदी का राष्ट्रीय रूप है वो खड़ी बोली पर आधारित है, जिसका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण यानी कि किसी वस्तु का शुद्ध रूप निश्चित करना, जिनको हम मानकीकरण कहते हैं। किसी भी वस्तु या शुद्ध रूप उसका निश्चित करना मानकीकरण कहते हैं। यह पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है, इसे मानक हिंदी कहते हैं। ये जो हिंदी भाषा है वो पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है, और इसे हम मानक किसी वस्तु या रूप शुभ निश्चित करना, जिनको हमने बारे में हमने सुना मानकीकरण, वो मानक भाषा उनको हिंदी में मानक हिंदी हमें उनको कहते हैं। ये हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा के रूप में भी प्रयोग की जा रही है। वास्तव में खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसका प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी के नाम से 10वीं 11वीं शताब्दी में मिलता है। 13वीं शताब्दी के अंत भाग में अमीर खुसरो ने बड़ी बोली में कविताएं यानी कि पहेलियां मुकरिया लिखी कि ये जो हिंदी भाषा है वो वास्तव में खड़ी बोली हिंदी का एक विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था, किंतु उसका प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी नाम से प्रचलित है, यानी कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में वो हमें मिलता है। तो ये जो 13वीं शताब्दी के अंत भाग में ये खुसरो जो हुए उन्होंने अपनी खड़ी बोली जो एक हिंदी का भाग है उनमें उनके कविताएं यानी कि पहेलियां मुकरिया भी उन्होंने लिखी है। तो मुकरिया का अर्थ है पहले जैसी कविताएं, पहली जैसी कविताएं उन्होंने लिखी है। मुकरिया इनका इनका अर्थ है पहले जैसी कविताएं। जैसे यहाँ एक कविता दी गई है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कि यहाँ मुकरिया यानी कि पहले जैसी कविताएं यहाँ
हम एक देखिए कि हरी थी मन भरी थी, लाख मोती खड़ी थी जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। अथवा या एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। कि जो ये दोनों कविताएं यहाँ बताई गई कि हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ऐसी कविताएं। अमीर खुसरो ने इस भाषा के लिए हिंदी तथा हिंदुई शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर किया है। जो अमीर खुसरो हुए, उन्होंने इस हिंदी भाषा के लिए हिंदी यानी कि हिंदुई शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर उन्होंने किया है। हिंदी के आरंभिक विकास में नाथों, सिद्धों, संतों का बहुत योगदान रहा है। ये हिंदी का आरंभिक, जब हिंदी भाषा का आरंभ हुआ तब उसके विकास में नाथों यानी गोरखपंथी साधुओं की एक उपाधि, जिनको हम नाथों नाथ कहते हैं, वो एक गोरखपंथी जो साधु होते हैं उनकी एक उपाधि है जो दी जाती है, जिनको हम नाथ कहते हैं। और सिद्ध तथा संत, सिद्ध यानी कि वह संत या योगी जिससे सिद्धि प्राप्त हुई हो, जिसे हम सिद्ध कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान हिंदी भाषा के लिए रहा है। उनका प्रारंभ जो हिंदी भाषा का आरंभ हुआ तब ये नाथ यानी कि गोरखपंथी साधुओं की उपाधि जो है उन लोगों का, और सिद्ध यानी कि जिस संत को योगी जिसे सिद्धि प्राप्त हुई है, उनका बहुत बड़ा योगदान इस भाषा के विकास के लिए, आरंभिक विकास के लिए बहुत योगदान रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी को पूरे भारत में पहुंचाया। अहिंदी क्षेत्रों में कणहप्पा यानी कि कर्नाटक, नामदेव और तुकाराम यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि जो यह नाम दिया गया है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो हिंदी भाषा को पूरे भारत में पहुंचाया, वो कौन कौन से है, जिसमें अहिंदी क्षेत्रों में जो कर्नाटका है, जहाँ हिंदी नहीं बोली जा रही, अहिंदी क्षेत्र, वहाँ कण कणहप्पा यानी कि कर्नाटक, नामदेव और तुकाराम ने महाराष्ट्र, नरसिंह मेहता तथा प्राणनाथ गुजरात आदि ने भी साहित्यिक हिंदी के विकास में विशेष योगदान दिया है। और गुजरात में ये हिंदी भाषा को पहुंचाने के लिए हिंदी उनकी रचनाओं के माध्यम से, जैसे गुजरात में, आगे हमने देखा कि कर्नाटक में अहिंदी क्षेत्रों में कणप्पा ने कर्नाटक में, और नामदेव तुकाराम ने महाराष्ट्र में, और नरसिंह मेहता और प्राणनाथ ने गुजरात में आदि ने अपनी साहित्यिक हिंदी विकास में अपना विशेष योगदान दिया है। उनकी रचनाओं में हिंदी की विभिन्न बोलियों के अतिरिक्त पंजाबी, फारसी भाषा का प्रभाव भी है। ये जो ये हमने रचनाकार के बारे में सुना, कणप्पा महाराष्ट्र में, नामदेव और तुकाराम महाराष्ट्र, नरसिंह मेहता और प्राणनाथ गुजरात में, आदि ने जो साहित्यिक रचना की है हिंदी की, उनमें उनकी रचनाओं में हिंदी की विभिन्न बोलियों का अतिरिक्त पंजाबी, फारसी भाषा का भी प्रभाव वहां में देखा गया है। इसी समय हिंदू तीर्थ स्थानों वाणिज्य व्यवहार क्षेत्र में भी व्यवहता हुई है, और एक संपर्क भाषा के रूप में उसका विकास हुआ। जो हिंदी भाषा है वो
हिंदी तीर्थ स्थानों जैसे वाणिज्य व्यवहार, वाणिज्य यानी कि बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार, जिनको हम वाणिज्य क्षेत्र कहते हैं। बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार, और उसी व्यवहार के क्षेत्र में व्यवहतः, व्यवहतः यानी कि व्यवहार अथवा प्रयोग में लाया हुआ और संपर्क भाषा के रूप में उसका विकास भी वहाँ हुआ है। यानी कि जो ये हिंदी भाषा है, हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या देखा, हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप। तो उसमें देखा कि हिंदी का राष्ट्रीय रूप बड़ी बोली पर आधारित है, और बड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं सदी में हुआ, पर इसका आरंभिक रूप बहुत पुराना है। यानी कि 10वीं और 11वीं सदी में हिंदी का प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी नाम से मिलता है, और 13वीं शताब्दी के आखिरी काल के में अमीर खुसरो की बड़ी बोली में कविताएं वहां में मिलती है। और अब बड़ी बोली का रूप हम देखते हैं, तो बड़ी बोली का रूप में हमने हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप हम है। खड़ी बोली का रूप के बारे में हमने भी आगे जाना कि खड़ी बोली का विकास रूप है, और दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों में ये बोले जाने वाली बोली थी। इसमें कई बड़ी बोलियों को मिलाकर हिंदी भाषा बनी है, और इसमें हरियाणी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और गढ़वाली आदि भाषाएं वहाँ प्रमुख स्थान पर है। तो इसके बाद हमने देखा कि हिंदी भाषा के विकास में योगदान, इनके बारे में हम बात की, तो प्रारंभिक हिंदी के विकास में नाथों, सिद्धों और संतों का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही अपनी रचनाओं के माध्यम से देश में पहुंचाया। और आगे हमने देखा कि बड़े नगरों का प्रभाव ये हिंदी भाषा पर कैसा रहा है। उसमें हिंदी पर बड़े नगरों की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। वहाँ हिंदी का अलग रूप हमें दिखाई देता है, जैसे बम्बैया मुंबई, कलकतिया कोलकाता, हिंदी का हैदराबादी, हिंदी में हैदराबाद हम देख सकते हैं, हमने देखा था। और हिंदी का मानकीकरण, आधुनिक काल में हिंदी का मानकीकरण किया गया है, किंतु आज हिंदी पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है। यह हिंदी भाषी जो राज्य है उसमें राजकाज की भाषा भी वहां बन गई है। और वहां तक हमने देखा कि इसका संपर्क रूप से कैसे उनका हिंदी का उपयोग के बारे में हम सुने, तो आगे हम वो भी देखेंगे कि हिंदी भाषा का उपयोग कैसे किया गया। तो यहाँ हमने विकास तक देखा कि हिंदी भाषी क्षेत्र के बारे में, कि देश का विशाल क्षेत्र की रूप में जान जाता है। हिंदी का विशाल क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप से जाने जाता है, जैसे उत्तराखंड लेकर हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक क्षेत्र फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से हिंदी का ही प्रयोग होता है। और हिंदी का विस्तार के बारे में भी हमने सुना कि आज हिंदी का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, कि देश के बाहर जो भी हो रहा है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, कि जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे होता है, वो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि हिंदी भाषा के किस स्थानों, वाणिज्य व्यवहार क्षेत्र में भी उनका व्यवहतः, व्यवहार का हमने सुना कि व्यवहार अथवा प्रयोग में लाया हुआ, और वाणिज्य के बारे में सुना हमने बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यवहार। तो और संपर्क भाषा के रूप में भी उसका विकास हुआ है। आगे देखते हैं हम। स्वाधीनता पूर्व भाषा ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में केशव चंद्र सेन और
सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि ने उसके सार्वदेशिक रूप के कारण इसे राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त मानते हुए समूचे देश के लिए उसे अपनाने पर जोर किया कि सार्वदेशिक, यहाँ हमने शब्द आया हमारे लिए कि स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने आदि उसको सार्वदेशिक, सार्वदेशिक का अर्थ है सभी देशों के संबंध थे कि स्वाधीनता से पूर्व हिंदी भाषा ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे बंगाल में जैसे केशव चंद्र सेन और सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक और गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि ने उसके सार्वदेशिक यानी कि सभी देशों के शब्द के रूप में उसे राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त मानते हुए समूचे देश के लिए उसे अपनाने का जोर भी दिया। महात्मा गांधी ने इस राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया। तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हुए, उन्होंने इस हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी नाम भी दिया। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो ये आपको थोड़ा ख्याल रखना है। हमने देखा कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को क्या नाम दिया, तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी ऐसा नाम दिया। इसमें अरबी, फारसी तथा संस्कृत के प्रचलित शब्दों को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद अरबी, फारसी और संस्कृत, वो जो प्रचलित शब्दों को बोलने वाले भाषा के रूप में भी उनको स्वीकार किया। इस समय शैली की दृष्टि से हिंदी के दो रूप प्रमुख दिखते हैं। अब आया बात शैली की दृष्टि से, तो शैली की दृष्टि के बारे में हम सुने तो इस समय शैली की दृष्टि से हम हिंदी भाषा को दो प्रमुख रूप से देखते हैं। जैसे पहला है संस्कृत निष्ठ हिंदी और दूसरा है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा है। जो प्रमुख रूप दिखते हैं हमें, उसमें पहला है संस्कृत निष्ठ हिंदी और दूसरा है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। यानी कि यह भारतीय स्तर पर जो हिंदी भाषा है और संपर्क भाषा भी है। तो हमने देखा कि हिंदी का उपयोग आजादी की लड़ाई में हिंदी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। हिंदी के सार्वदेशिक रूप के कारण गांधी जी तथा अन्य बड़े नेताओं ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में उसी भाषा का प्रयोग किया था और उन्होंने समूचे देश के लिए हिंदी अपनाने पर जोर भी दिया था। तो यहाँ हमने देखा कि जो शैली की दृष्टि से हिंदी भाषा के दो जो प्रमुख दिखते हैं हमें, उसमें पहला संस्कृत निष्ठ हिंदी और दूसरा है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। जो भारतीय स्तर पर हिंदी भाषा का ये दो तो है ही, लेकिन भारतीय स्तर पर हिंदी भाषा संपर्क भाषा भी है। तो पहले हम देखते हैं कि स्वाधीनता के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत को राजभाषा कब घोषित किया गया, ऐसा प्रश्न आ सकता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। कब? स्वाधीनता के बाद। स्वाधीनता तो हमें 1948 में मिली ना, ये तो 49 में, 14 सितंबर 1949
49 में हिंदी को संघ भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषी प्रदेशों के मुख्य राजभाषा हिंदी है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में वहां की अपने प्रादेशिक भाषाएं राजभाषा बनी है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल तथा कर्नाटक में कन्नड़ आदि इत्यादि। ये जो अहिंदी भाषी प्रदेश है वहां की अपनी प्रादेशिक भाषा है। जो हिंदी है वो राजभाषा बनी हुई है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ये दूसरी भाषा की बात हो रही है, हिंदी की बात नहीं हो रही है। जो राजभाषा अहिंदी यानी कि जो बिना जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, ज्यादातर बोली जाती है, लेकिन जो उनकी राजभाषा है वो कौन कौन सी है अहिंदी प्रदेशों में वहां उसकी बात यहाँ हो रही है। जैसे गुजरात में गुजराती, जैसे हम यहाँ गुजरात में तो गुजरात में गुजराती भाषा हम बोलते हैं। महाराष्ट्र में तो क्या मराठी, तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़ आदि भाषा राजभाषा बनी हुई है। कुछ राज्यों ने हिंदी या उर्दू को अपनी दूसरी राजभाषा घोषित किया है। ऐसा नहीं है कि गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़ आदि। किंतु कुछ राज्य ऐसे भी है जिन्हें जिन्हें जिन्होंने राज्यों ने हिंदी या उर्दू को भी अपनी दूसरी राजभाषा घोषित भी किया है। आगे देखते हैं। पूरे भारत के स्तर पर हिंदी का व्यवहार क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं प्रादेशिक आदि विभिन्न कार्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ये पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत के स्तर पर हिंदी का व्यवहार क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, वाणिज्य एवं प्रशासनिक, प्रशासनिक यानी कि राज्य के प्रशासन के संबंध रखने वाला कार्य, राज्य के प्रशासक से संबंध रखने वाला कार्य जिनको हम प्रशासनिक कहते हैं, आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य क्षेत्रों में तक वो फैला हुआ है। किसका? हिंदी भाषा का व्यवहार क्षेत्र जो सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और वाणिज्य एवं प्रशासनिक आदि विभिन्न कार्यों क्षेत्रों में वो फैला हुआ है। इनमें सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्रों की भाषा प्रायः जनभाषा से अधिक निकट है, जबकि वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों की भाषा तकनीकी भाषा है। जो सामाजिक और साहित्यिक भाषा की बात करें शैक्षिक क्षेत्रों में, शैक्षणिक शैक्षिक यानी कि शैक्षणिक क्षेत्रों की भाषा के बारे में बात करें तो यह भाषा प्रायः जन भाषा से अधिक निकट है। क्योंकि जब भी वैज्ञानिक या वाणिज्यिक या प्रशासनिक का हमने अर्थ सुना कि राज्य के प्रशासन से संबंध रखने वाला कार्य आदि क्षेत्रों में भाषा की तकनीकी भाषा है। इस दृष्टि से हिंदी मुख्यतः दो रूप दिखाई देते हैं। अब ये हिंदी भाषा के दूसरे दो रूप आए। अगर इस प्रशासनिक आदि क्षेत्रों की तकनीकी भाषा है उसकी दृष्टि से हम देखें तो हिंदी के मुख्यतः दो रूप हमें दिखाई देते हैं। जैसे पहला है जन व्यवहार की हिंदी और प्रयोजनरक कार्य क्षेत्रों की हिंदी। ये जो दो रूप हमें दिखाई देते हैं उसमें पहला है जन व्यवहार की हिंदी और दूसरा है प्रयोजन रक कार्य क्षेत्र की हिंदी। ऐसे दो रूप हमें मिला है। इसमें पहला है जन व्यवहार की हिंदी। तो ये जो हमने देखा कि यहाँ तक हम जो लेक्चर देख रहे थे उसमें हमने देखा कि हिंदी भाषा का विस्तार, हिंदी भाषा का प्रयोग
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है उस हिंदी से बाहर, जैसे फिजी, मारिशम, सूरीनाम की जो ये हिंदी भाषा का राजभाषा के बारे में हम थोड़ा जाना है कि आजादी के मिलने के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ था। और इसके बाद हमने सुना कि यहाँ देखा कि जनभाषा के अधिनिकट, जो जबकि वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, प्रशंसनिक आदि क्षेत्रों की जो भाषा की तकनीकी भाषा है, उस दृष्टि से में हिंदी को मुख्यतः दो रूप हमें दिखाई देते हैं, जैसे जन व्यवहार की हिंदी और प्रयोजनरत कार्य क्षेत्र की हिंदी। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्र। जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्र। तो जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्र में पहले हम सुनते हैं कि सामाजिक संदर्भों तथा व्यवहारिक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली हिंदी के मौखिक तथा लिखित दो रूप मिलते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुरूप इनका रूप भी अलग अलग होता है। जन व्यवहार की हिंदी के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है कि जो सामाजिक संदर्भों तथा व्यवहारिक क्षेत्रों में जो प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा है वो मौखिक तथा लिखित, वो उसका दो रूप हमें मिलते हैं। जैसे कार्य क्षेत्र के अनुरूप हम देखें तो उनका भी रूप हमें अलग अलग हमें होता है। जैसे जन व्यवहार की हिंदी प्रमुख क्षेत्र में यहाँ निम्नलिखित यानी कि यहाँ बताई गई कौन कौन सी है, देखते हैं। क्या हमने देखा जन व्यवहार में, तो इसमें पहला है सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच संवाद, और हिंदी में जो जन व्यवहार के हिंदी के जो प्रमुख क्षेत्र है वो यहाँ उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। जैसे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच संवाद। दूसरा है सभा समारोह का संचालन। तीसरा है किसी भी सूचना की उद्घोषणा। चौथा है चुनाव प्रचार के व्याख्यान। और पांचवा है किसी मैच या घटना का आंखों देखा है। ये जो सामाजिक, ये जो जन व्यवहार के क्षेत्र में जो प्रमुख क्षेत्र है हिंदी के, उसकी यहाँ बात हो रही है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारी और सामान्य जनता के बीच संवाद, सभा समारोह का संचालन, किसी सूचना की उद्घोषणा, चौथा है चुनाव प्रचार के व्याख्यान, पांचवा है किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल। जैसे हम कहीं भी सरकारी दफ्तर में जाए या कोई भी कर्मचारी के ऑफिस में जाए तो वहाँ सामान्यतः ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। किसी सभा या समारोह में जाए तो वो संचालन भी हिंदी में ही करता है। किसी सूचना या उद्घोषणा होती है तो ज्यादातर, जैसे एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है, कहीं भी जाइए तो ज्यादातर वो उद्घोषणा, किसी सूचना की भी उद्घोषणा हो तो हिंदी में की जाती है ज्यादातर। और चुनाव प्रचार, ये जब चुनाव का प्रचार होता है तो उसका व्याख्यान भी ज्यादातर हिंदी में दिया जाता है। और हम मैच देखते हैं तो मैच में भी ज्यादातर उसकी घटना जो आंखों देखा हाल हम सुनते हैं वो भी ज्यादातर हिंदी में दिया जाता है। तो इसके आगे देखते हैं समाचार लेखन या वाचन, आकाशवाणी, टेलीविजन। ये छठा टॉपिक है हमारा कि समाचार लेखन या वाचन, आकाशवाणी, तो न्यूज पर हम देखते हैं, टेलीविजन वो ज्यादातर हिंदी में दिया जाता है। जैसे पिक्चर है, मूवी जिनको हम कहते हैं, टेलीविजन, वो भी ज्यादातर हिंदी में ही मूवी देखी जाती है। तो ये उनका टॉपिक के बारे में बात हुई। अब सातवां है समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभागों में, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या रेलवे आदि के संबंधित पत्र व्यवहार। ये जो
हमारी समस्या है जो उनका निराकरण करने हेतु जो विभिन्न विभाग है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन आदि, उसके भी संबंधित में जो पत्र व्यवहार होता है वो भी ज्यादातर हिंदी भाषा में होता है। 8वां टॉपिक है फिल्म आदि से संबंधित पत्र व्यवहार। उनकी शैली औपचारिक, अनौपचारिक या आत्मीय हो सकती है। ये जो मूवी आदि संबंधित, फिल्म आदि के संबंधित जो पत्र व्यवहार होता है उसके संबंध में उनकी शैली की जो औपचारिक होती है वो औपचारिक या अनौपचारिक जो आत्मीय हो सकती है वो भी हिंदी भाषा में ही होता है। अब है प्रयोजन परक कार्य क्षेत्रों की हिंदी। प्रयोजन परक कार्य क्षेत्र की हिंदी, यानी कि ये जो प्रयोजन परक, यहाँ तक हमने देखा कि हिंदी के रूप के बारे में हमने सुना कि हम हिंदी के दो रूप हैं, यानी कि एक हमने देखा कि जन व्यवहार की हिंदी और तथा प्रयोजन परक कार्य क्षेत्रों की हिंदी। इसमें संवाद, सभा संचालन, मेज अथवा घटना का आंख का देखा बताना आदि हिंदी के प्रथम रूप में आते हैं। और राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहते हैं। जो आज हिंदी आज सामाजिक सांस्कृतिक एकता का एक माध्यम भी है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं जो हिंदी भाषा का विविध रूप, क्योंकि हिंदी भाषा वो हमारे देश की राजभाषा है और हमारे देश के बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली और समझी जाती है। देश के लोगों के संपर्क भाषा है। देश के कई राज्यों में प्रशासनिक कार्य हिंदी में होते हैं। अब हिंदी का मानकीकरण हो चुका है और पर आरंभ में वह इतनी परिष्कृत नहीं थी, हमने यहाँ देखा। और जो हम ये गद्यांश देख रहे हैं उसके आरंभ काल में हमने हिंदी के आधार, इसके विकास में उनके अनेक लोगों का योगदान और उसकी भूमिका, व्यापकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रयोग आदि के बारे में भी हमने यहाँ थोड़ा देखा। तो ये जो हिंदी भाषा के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा, वो हम तो आज के लेक्चर में यहाँ तक पहला टॉपिक हमने देखा था जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्र, वो हमने पूरा यहाँ टॉपिक देखा है। दूसरा टॉपिक है प्रयोजन परक कार्य क्षेत्र की हिंदी, वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने जो भी देखा वो आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक में से एक बार यहाँ तक पढ़ लेना है और समझ लेना है कि हिंदी के विविध रूप में के बारे में, हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है, खड़ी बोली का रूप क्या है, हिंदी के विकास के योगदान, बड़े नगरों का प्रभाव, हिंदी का मानकीकरण, हिंदी का उपयोग, हिंदी भाषी क्षेत्र जो हमने देखा हिमाचल, हिंदी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो क्षेत्र में जो हिंदी भाषा फैली हुई है, और हिंदी का विस्तार, वो हम आगे देखेंगे हिंदी का विस्तार कैसे हुआ। राजभाषा जो आज़ादी मिलने के पश्चात 14 सितंबर 1949 के हिंदी को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ। और हिंदी के रूप जन व्यवहार की हिंदी और प्रयोजन परक कार्य क्षेत्र की, प्रयोजन कार्य परक कार्य क्षेत्र की हिंदी के बारे में हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को एक बार पढ़कर समझ लेना है। और यहाँ हमने बहुत सारे शब्दार्थ भी देखे, जैसे बहुभाषी, संयोजन, आंचलिक, वाणिज्य, प्राशंसनिक, ऐसे जो शब्दार्थ हमने देखे वो भी आप लोगों को एक बार देखकर समझ लेना है। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का देखते हैं, फिर जब मिलेंगे तब यहाँ से प्रयोजन परक कार्य क्षेत्र की हिंदी, वहां से हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूर्ण करके, ये टॉपिक है जो हमारा हिंदी के विविध रूप को पूर्ण करके अगले चैप्टर में भी हम प्रवेश करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक देखते हैं और आप लोगों को
होमवर्क के रूप में यहाँ दिया जाता है कि आप लोगों को यहाँ तक का पाठ एक बार पढ़ लेना है और समझ लेना है, और उनका शब्दार्थ भी आप लोगों को एक बार पढ़कर समझ लेना है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक हम रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे।